हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन की। फर्स्ट हम देखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, देन हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक बनने वाला है इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में हमने लास्ट क्लास में समझा था। ऐसे रिएक्शन जहां पर n की वैल्यू या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू क्या हो, जीरो हो, उसे हम बोलेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। या आप दूसरे टर्म्स में बोल सकते हैं ऐसे केमिकल रिएक्शन जहां पर रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड ना करे, उसे हम कहेंगे जीरो ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन। लेट सपोज हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट R प्रोडक्ट P में कन्वर्ट हो रहा है। एट इनिशियल कंडीशन जहाँ पे टाइम t इक्वल टू जीरो हो, उस कंडीशन में हम एट इनिशियली हम एज्यूम कर लेते हैं कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है R0 और इस कंडीशन में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है P0। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा, टाइम आगे एक्सटेंड होगा, वैसे ही हम एज्यूम कर लेते हैं एट टाइम t इक्वल टू t सेकेंड पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हो जाएगा RT, या फिर आप सिंपली इसे R करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इस कंडीशन में हम प्रोडक्ट का वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं P, या आप कह सकते हैं PT। ठीक है, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन हम लिखने वाले हैं पहले डिफरेंशिएशन फॉर्म में। जो हमने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जब वहाँ पढ़ा था, तो हमने जो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन देखा था उस फॉर्म में लिखेंगे। और सेकंड हम बात करेंगे रेट लॉ के अकॉर्डिंग। तो हम देखेंगे अब इस केमिकल रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन। सो फर्स्ट रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिफरेंशिएशन फॉर्म, तो डिफरेंशिएशन फॉर्म के अकॉर्डिंग क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर आप कह सकते हैं रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये हो जाएगा माइनस dr अपॉन dt। आई होप आपको ये चीज़ें याद होगी, आपने प्रीवियस लेक्चर जरूर देखा होगा। ठीक है, तो फिर ये होगा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन किस फॉर्म में, डिफरेंशिएशन फॉर्म में। और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। आपको याद होगा ये सारी चीज़ें। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं। अब देखो, अभी हमने कुछ ही लेक्चर पहले पढ़ा है रेट लॉ, तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग भी हम रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन बाय यूजिंग रेट लॉ। तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू K इनटू रिएक्टेंट। अब देखिए ये हमारा जो ऑर्डर है इस रिएक्शन का क्या है, जीरो, मतलब ये रिएक्टेंट का पावर हो जाएगा जीरो, या फिर आप सिंपली बोल सकते हैं यहाँ पर सिर्फ K। तो यहाँ पर हमारा जो रिएक्शन होगा ये जीरो ऑर्डर का है, तो सिंपली यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करेगा, और ये हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K। इसे हम कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 दोनों ही रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सिंपली आप दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड we can equate both this equation. So what will be the next equation? It become dr upon dt with negative sign and it become equal to k। ठीक है, आप इसे थोड़े से अच्छे फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dr, और इस t को हम इधर ले चलते हैं तो क्या हो जाएगा, ये निगेटिव साइन को भी ले चलते हैं तो माइनस के, और ये हो जाएगा dt। इसे हम अगला इक्वेशन दे सकते हैं, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए जो d है किसको रिप्रेजेंट करता है, ये डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको इस d को अगर रिमूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन करते हैं, इसीलिए इस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, अब नाउ इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन नंबर 3। जब आप इक्वेशन नंबर 3 को इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए क्या बनने वाला है, यहाँ से ये हो जाएगा dr इक्वल टू, यहाँ से देखिए माइनस और k दोनों क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में, तो दोनों को मैंने पहले ही बाहर निकाल दिया।
अब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, आई होप आपको इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आता होगा। तो यहाँ से देखिए अब इसका हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं, तो यहाँ पे r के रिस्पेक्ट में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, जिस फंक्शन के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं वही आ जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा r, क्योंकि हम r के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इक्वल टू यहाँ देखिए माइनस के तो पहले से प्रेजेंट है, और यहाँ t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा किसका, 1 का, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे t, फिर ये हो जाएगा i। इससे आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 4 कह सकते हैं। अब देखिए हमको इंटीग्रेशन कांस्टेंट i की वैल्यू चाहिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे। सो एट इनिशियली क्या होता है, टाइम t इक्वल टू 0, और इनिशियल कंडीशन में जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है क्या होता है, r नॉट। तो ये हो जाएगा r रिएक्टेंट इज इक्वल टू r नॉट। ठीक है, इस वैल्यू को आप अप्लाई कर दीजिए इक्वेशन नंबर 4 में, तो क्या मिल जाएगा हमको, r की जगह पे हो जाएगा r नॉट, क्योंकि इनिशियल कंडीशन एज्यूम कर लिया हमने, और ये हो जाएगा माइनस के, टाइम की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और फाइनली यहाँ पर i हो जाएगा। तो i की वैल्यू क्या मिल जाएगा हमको, r नॉट, तो i मिल गया हमको r नॉट। अब इस r नॉट की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दीजिए, फिर i की वैल्यू वहाँ से रिप्लेस हो जाएगी। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पे r इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू टी प्लस आर नॉट। तो ये है ज़ीरो ऑर्डर के लिए रेट एक्सप्रेशन। ये क्या है, रेट एक्सप्रेशन है। ये इक्वेशन हमारे लिए बहुत काम की चीज़ है, तो इस पर हमको अच्छे से थोड़ा फोकस करके चलना है। नेक्स्ट देखिए, अगर आप चाहें तो इस इक्वेशन से k की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और जब आप k की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इसको मैं रीअरेंज कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा k इंटू टी इज इक्वल्स टू, इसको सीधा इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए, तो ये हो जाएगा r नॉट माइनस r। आप चाहें तो r को RT भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और फाइनली देखिए क्या बनने वाला है, ये यहाँ से हो जाएगा k इक्वल टू r नॉट माइनस r अपॉन, ये हो जाएगा टाइम t। तो ये इक्वेशन भी आपको दिमाग में रहेगा तो अच्छी बात है ये। तो ये हमारा नेक्स्ट एक्सप्रेशन का फॉर्म है, बट मैं चाहूँगा कि आपके माइंड में ये इक्वेशन हमेशा रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन देख लिया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब हम बात करेंगे इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, क्योंकि अच्छे कंपटीशन एग्जाम में इसके क्योंकि अच्छे एग्जाम्स में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से क्वेश्चन श्योर बनते हैं, तो उस पर हमको फोकस करना है बहुत अच्छे तरीके से। तो हम बात करेंगे, या तो आप इसको ले सकते हैं या इसको ले सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूंगा आप इस इक्वेशन के थ्रू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिएगा। अब हम बात करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, वहाँ से अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें उस पर अच्छे से फोकस करना है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे इस इक्वेशन से हमको बहुत ही इजी वे में समझ आने वाला है। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। अब हम बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, तो इसके लिए हम इस इक्वेशन को नेक्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं। ये हमारा इक्वेशन नंबर 5, और अगर हम इस इक्वेशन नंबर 5 का कंपैरिजन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से करें तो बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को फॉलो करता है। कैसे फॉलो करता है, देखिए ये हमारे पास इक्वेशन है r इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 5। और एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ x और y एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं, m स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ m स्लोप की जगह पे क्या होगा, माइनस के होगा, और c किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटरसेक्शन पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, तो c किससे रिप्रेजेंट होगा, यहाँ पर r नॉट से रिप्रेजेंट होगा। अब आपको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ तो आता ही होगा। चलिए थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पे मैं साइड में रिकॉल कराता हूँ आपको, और अगर ये इक्वेशन आपको नहीं भी ड्रॉ करने आता होगा तो मैं डिटेल में अभी इसको समझाने वाला हूँ, बट आपको एक बार रिकॉल कराता हूँ। देखिए लेट सपोज हमारे पास अगर कोई इक्वेशन है, ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। तो इसके लिए हम ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, ये देखिए ये हमारा इक्वेशन, ये हमारा ग्राफ है,
इस ग्राफ का एक्सिस क्या है, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, और इंटरसेक्शन पॉइंट सी कहीं पे जूम कर लेते हैं। तो लेट सपोज यहाँ पे हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट सी है, तो जो एम स्लोप है किस तरह से फॉलो होगा, ये हमारा स्ट्रेट लाइन बन गया और ये होता है इसका स्लोप एम, ठीक है। लेट सपोज अब अगर हमारे पास इक्वेशन जो है उसमें स्लोप निगेटिव है, मीन्स वाई इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी है, तो इस कंडीशन में हमारा ग्राफ कैसे प्लॉट होता है, ये हमारे पास एक्सिस एक्स है और ये है एक्सिस वाई, और यहाँ पर क्या है इंटरसेक्शन पॉइंट सी है, तो ये इस तरह से डाउनवर्ड चला जाएगा क्योंकि यहाँ पर निगेटिव स्लोप है, तो ये हो जाएगा माइनस एम। क्लियर है। ये हमारा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस एम एक्स प्लस सी, इसका ग्राफ होता है। ये आपको पता होना ही चाहिए क्योंकि आप अभी क्लास 12th में हैं, तो इतना तो मैं एज्यूम कर ही सकता हूँ कि आपको ये चीज़ें पता होंगी। और अगर ये नहीं पता है तो भी मैं बेसिक्स आपको समझा रहा हूँ आपको इस इक्वेशन के थ्रू। तो देखिए अगर हम इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से कंपेरिजन करते हैं हमारे इक्वेशन नंबर 5 को, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस किससे रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे टी से, और y एक्सिस किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट R से। तो सबसे पहले तो मैं इन दो एक्सिस को ड्रॉ कर लेता हूं। देखिए यहां पर ये मैंने सबसे पहले दो एक्सिस ड्रॉ कर लिए। ये हमारा एक्सिस x है जिसे हम t कह रहे हैं यहाँ पे, और ये है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट R जो y एक्सिस को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। अब इस एक्सिस को हम प्लॉट कैसे करते हैं, जब हम एक एक्सिस को वेरी करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग दूसरा एक्सिस का वैल्यू हम चेक करते हैं। तो लेट सपोज हम टाइम t इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं, तो टाइम t इक्वल टू अगर हमारे पास 0 है तो 8 t इक्वल टू 0, टाइम t इक्वल टू 0 पे रिएक्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको पता होती है। तो 8 टाइम t इक्वल टू 0 पे हम चेक करते हैं कि रिएक्टेंट क्या मिलने वाला है। तो सिंपली इक्वेशन नंबर 5 में आप क्या कर लीजिए, 8 टाइम t इक्वल टू 0 पुट कर लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे आपको मिलने वाला है r इक्वल टू, ये पूरा टर्म 0 हो गया तो सीधा सीधा हो जाएगा ये r नॉट, और ये चीज़ें तो हम एज्यूम करके ही चलते हैं, तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। तो लेट सपोज इस r रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन वाले एक्सिस में कहीं पे हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे ये है r नॉट, ठीक। तो इस पॉइंट को मैंने एज्यूम कर लिया, क्या इस पॉइंट को एज्यूम कर लिया इंटरसेक्शन पॉइंट r नॉट। अब देखिए ये हमारा कंडीशन नंबर 1 एज्यूम किया था, अब हम कंडीशन नंबर 2 एज्यूम कर लेते हैं। अब हम उस टाइम की बात करेंगे जब हमारा पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसे हम कहेंगे टाइम ऑफ कंप्लीशन। तो लेट सपोज एट टाइम t इक्वल टू टी सी, ये टाइम ऑफ कंप्लीशन जब हमारा पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आप बताइए क्या होगा, रिएक्टेंट तो पूरा फिनिश हो जाएगा, तो उस कंडीशन में जो हमारा रिएक्टेंट होगा वो 0 हो जाएगा क्योंकि सारे के सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। तो इस कंडीशन में देखिए क्या वैल्यू मिलने वाली है आपको, यहाँ पर रिएक्टेंट हो गया है 0 और यहाँ पर माइनस के टाइम हो गया हमारा TC टाइम ऑफ कंप्लीशन, प्लस ये हो जाएगा R नॉट। तो यहाँ से आप चाहो तो TC की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो TC क्या हो जाएगा, TC इक्वल टू हो जाएगा K अपॉन R नॉट। तो हम अब एज्यूम कर लेते हैं कहीं पे इधर हमारे पास एक टाइम है जिसे हम क्या कहेंगे, TC कहेंगे। तो TC इक्वल टू क्या होगा, K अपॉन R नॉट। क्लियर है। अब ये आपको 2 पॉइंट मिल गए हैं, इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर लीजिए। जब आप ज्वाइन करेंगे देखिए क्या होने वाला है, जैसे आप ज्वाइन करेंगे ये इस तरह से आपको क्या मिल गया, इस तरह से आपको स्लोप मिल गया, और यही स्लोप एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट करेगा, यही स्लोप रिप्रेजेंट करेगा माइनस के को। तो ये हमारा क्या है, स्लोप है, स्लोप इक्वल टू माइनस के। जब हम किसी कंपटीशन की बात करते हैं तो वहाँ पर इस ग्राफ के थ्रू काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं जिसको हम आगे देखेंगे भी, तो थोड़े से हम इस पर डीप में चलते हैं। अब देखिए स्लोप का एक्चुअल मतलब क्या होता है, स्लोप का एक्चुअल मतलब होता है, स्लोप का एक्चुअल मतलब होता है टेन थीटा। ठीक है, अगर आप एक मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप इसको मैथ्स में प्लेन वाले चैप्टर में पढ़ चुके होंगे और आपको इसका अच्छा नॉलेज होगा। और अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो इसमें कोई वरी करने की बात नहीं है, आप इसको देख लीजिए। स्लोप इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। तो ये थीटा क्या है, इस थीटा को देखिए मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। अगर मैं इस स्लोप को इस तरह से दोनों एक्सिस में डिफाइन करूँ तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एंगल बनेगा इसे हम एज्यूम करते हैं थीटा, और यहाँ पर क्या बन रहा है 90 डिग्री। इसका मतलब 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, और जिस पे थीटा एंगल फॉर्म हो रहा है वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, और ये सामने वाला परपेंडिकुलर।
तो ये हो गया हमारा बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो कभी कभी आपको बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन रहती है और आपको पूछा जाता है स्लोप, और स्लोप के अकॉर्डिंग फिर आपको कभी इक्वेशन बनाने के लिए बोल दिया जाएगा। तो जब क्वेश्चन देखेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। बट अभी आप क्या कीजिए, अभी आप इतना दिमाग में जरूर रखिए कि जो टेन थीटा स्लोप है वो यहाँ से थीटा से रिप्रेजेंट हो रहा है और ये इसका परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या वैल्यू है, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यू है -k, ये हमारे पास स्लोप है। ठीक है, इसे आप चाहें तो इस तरह से भी समझ सकते हैं। टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, टेन थीटा का वैल्यू होता है, देखिए नीचे फिर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, टेन थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से आप इसको -k/1 से भी माइंड में रख सकते हैं, जो आपको श्योर है कि आगे काम आएगा ही। तो ये हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में काफ़ी चीज़ें समझ ली। अब हम बात करेंगे एक छोटा सा टॉपिक इसी के अंदर, हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम का मतलब होता है वो टाइम जिस टाइम पे हमारे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हाफ हो जाए, उसे हम बोलते हैं हाफ लाइफ। तो हम हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर के लिए देखेंगे, आगे जब फर्स्ट ऑर्डर पढ़ेंगे तो उसके लिए भी देखेंगे। तो चलिए अब बात करेंगे हम हाफ लाइफ की। तो हाफ लाइफ को पढ़ने के लिए पहले हमको इसको नोट करना पड़ेगा, फिर इसको इरेज करके मैं आपको समझाता हूँ। अब हम बात करने वाले हाफ लाइफ की, या इसे हाफ लाइफ टाइम या फिर सिंपली आप इसे हाफ टाइम भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट हम समझते हैं हाफ लाइफ होता क्या है, फिर हम इसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है इसी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ या इसे आप हाफ टाइम भी कह सकते हैं। इस टॉपिक पे काफ़ी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल फ्रेम होते हैं, तो बिल्कुल ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसे हम टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इस तरह से। तो हाफ लाइफ क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो टाइम जिस टाइम पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हाफ हो जाए उसे हम कहेंगे हाफ लाइफ टाइम। या आप कह सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो टाइम जिस टाइम पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाए उसे हम क्या कहेंगे, हाफ लाइफ टाइम कहेंगे। तो चलिए सिंपली रिप्रेजेंट कर लेते हैं, हम डिफाइन कर लेते हैं। सो हाफ लाइफ टाइम इज टाइम at which concentration of reactant become half of its initial concentration। इनिशियल कंसंट्रेशन को हम आर नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप चाहो तो यहाँ पर आर नॉट को भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ जब हमारा टाइम t इक्वल टू टी हाफ होगा या हाफ लाइफ होगा, तो उस कंडीशन में रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट का हाफ हो जाएगा। ये कंडीशन है किसके लिए, हाफ लाइफ टाइम के लिए। अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात करें तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैंने एक इक्वेशन आपको याद रखने के लिए बोला था, वो क्या है, देखिए यहाँ पे फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शॉर्ट में मैं ZOR बोल दिया। तो इसके लिए हमने रिएक्शन देखा था R, क्या इक्वेशन मिला था हमको, R इक्वल टू -k इंटू टी प्लस यहाँ पे क्या था R नॉट। अब यहाँ से आप सिंपली क्या कीजिए, टी के फॉर्म में इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर k इंटू टी इक्वल टू R नॉट माइनस R। तो t क्या हो जाएगा यहाँ से, t इक्वल टू हो जाएगा R नॉट माइनस R अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे k। ये इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, या अगर आप वहाँ से इक्वेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं तो जो भी इक्वेशन दे सकते हैं। चलिए मैं इसे इक्वेशन नंबर A कह देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। अब देखिए, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमने अभी जो कंडीशन देखा है हाफ लाइफ के लिए उसे यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर A, यहाँ पे t की जगह पे क्या हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा। तो t की प्लेस पे क्या हो गया यहाँ पे टी हाफ, और टी हाफ के कंडीशन में r क्या हो जाएगा, R नॉट बाई 2। तो R नॉट को तो R नॉट ही रख लेते हैं, ये हो जाएगा R नॉट और माइनस ये क्या हो जाएगा R नॉट बाई 2।
और अपॉन में क्या हो जाएगा के। ठीक, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा टी हाफ, ये आर नॉट माइनस आर नॉट अपॉन 2, ये पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये आर नॉट अपॉन 2 और इसके अपॉन में क्या है के। तो इसे फाइनली आप क्या लिख सकते हैं टी हाफ इक्वल टू आर नॉट अपॉन 2k। ये है हाफ लाइफ टाइम फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। बिल्कुल ये जो फॉर्मूला आपके दिमाग में होना ही चाहिए, इस पे सिंपल से सिंपल और टफ से टफ न्यूमेरिकल फॉर्म होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन आर नॉट अपॉन 2k। इससे एक बात क्लियर हो रही है कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ टाइम है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, और कैसे डिपेंड करेगा डायरेक्टली डिपेंड करेगा, और रेट कांस्टेंट के पे कैसे डिपेंड करेगा इनवर्सली। तो आप इसे यहाँ पे लिख सकते हैं टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी आर नॉट, एंड रेट कांस्टेंट पे कैसे डिपेंड करेगा टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी रेट कांस्टेंट। तो कभी कभी इस पे भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ टाइम इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा अगर हम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं। तो सिमिलरली ऐसे ही क्वेश्चन रेट कांस्टेंट से भी पूछे जाते हैं। तो ये हमने हाफ लाइफ टाइम देख लिया किसके लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पहले हम एक्सप्रेशन देखेंगे, देन हम उसके लिए भी हाफ लाइफ टाइम की बात करेंगे। तो इसे आप नोट कर लीजिए।